साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 4 घंटे 26 मिनट का ग्रहण काल। भारत समेत सभी महाद्वीपों में चंद्र ग्रहण। ग्रहण से पहले सूतक काल में मंदिर बंद। आपकी राशि पर क्या होगा ग्रहण का असर? दुनिया में शांति या रण होगा और भीषण? आज तक पर देश के मशहूर ज्योतिषाचार्य। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। आपसे कुछ ही देर में आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। रात 11:30 से चांद पर ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और रात 3:56 पर यह खत्म हो जाएगा, जिसमें कि 1 घंटा और 19 मिनट तक चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में छुप जाएगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा, साथ ही चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में भी नजर आएगा। अब सवाल है कि साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये विश्व के लिए बेहतरी का पैगाम लेकर आएगा या हानि और अशांति की ओर दुनिया को ले जाएगा? चंद्र ग्रहण का हमारी आपकी राशियों पर असर क्या पड़ेगा, ये भी जानेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ देश के मशहूर ज्योतिषाचार्यों की एक टीम पूरी मौजूद है। साथ ही हरिद्वार, प्रयागराज और दिल्ली से रिपोर्टर भी हमारे साथ लाइव होंगे, क्योंकि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर आज तक की ये है मेगा कवरेज जो लगातार चलने वाली है। इसलिए आपको आज तक देखना होगा, ये समझना होगा कि आखिरकार ये चंद्र ग्रहण कितना असर आपकी जिंदगी पर डालने वाला है। तो सबसे पहले ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं सूतक लगने के चलते, और अब धीरे धीरे ये लगना शुरू भी हो। देखिए, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा हरिद्वार में मौजूद है, अभिषेक मिश्रा प्रयागराज में है, सुशांत मेहरा नेहरू प्लेटिनम दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हरिद्वार लिए चलते हैं। संजय हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, आपके चेहरे पर एक मुस्कान है, लेकिन सवाल अभी तो यही बना हुआ है इस चंद्रग्रहण को लेकर कि ये मुस्कान देश भर में, दुनिया भर में ऐसे ही बिखरने वाली है या ये उतनी खुशी नहीं लेकर आने वाली, वो आगे हम समझेंगे। लेकिन कितना उत्साह देख रहे हैं आप? लेकिन उत्साह के जहां तक बात करूं, उससे पहले मैं बताऊं कि मैं जिस पुण्य नगरी, माया नगरी हरिद्वार में हूं, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर यहां हालांकि दशहरा और दिवाली के बीच में 20 दिन का मेगा लॉकडाउन होता है यहां हर की पैड़ी की, और गंगा नहर की सफाई होती है, लिहाजा इसलिए पानी का प्रवाह, जल प्रवाह तो थोड़ा कम है। लेकिन जहां तक ग्रहण के असर की बात आप बता रही हैं, तो चंद्रमा पर तो असर कम दिखाई देगा, क्योंकि ज्योतिषियों का, खगोल शास्त्रियों का कहना है कि इस सूर्य चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का 6 से 10% हिस्सा ही अभी पृथ्वी की छाया से दिखाई पड़ेगा, और 11:30 बजे से जो उपछाया है, यानी पृथ्वी की जो उपछाया है, वो चंद्रमा पर पड़ना शुरू हो जाएगी, थोड़ा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुख्य जो ग्रहण का काल है वो रात 1:03 से लेकर 2:24 तक का है, और उस समय तक लगभग 6 से 7% हिस्सा चंद्रमा का पृथ्वी की छाया से ढका हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद पृथ्वी अपनी राह आगे निकल जाएगी, चंद्रमा अपनी राह आगे निकल जाएगा। लेकिन इसका जो असर पड़ेगा, चंद्रमा पर भले ग्रहण का असर कम हो, लेकिन लोगों पर ग्रहण का असर जो पड़ेगा उसे लेकर यह बताया जा रहा है कि 2 तरह के, इसको हम 2 तरह से मान सकते हैं। एक तो खगोलीय घटना है जिसके बारे में विज्ञान बताता है, दूसरा जो हमारा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विज्ञान बताता है वो ये बताता है कि बुध और रवि, सूर्य दोनों इस तरह का बुधादित्य योग बना रहे हैं, और इसके अलावा गुरु यानी बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर इसमें गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो इन दोनों योगों की वजह से ये जो महापुण्य काल है चंद्र ग्रहण का, उसका जो शुभ असर है वो ज्यादा हो जाएगा, और बाकी जो खगोलीय असर है उसको लेकर तो ज्योतिषी जरूर कह रहे हैं। लेकिन ये जो योग बन रहे हैं, गजकेसरी योग और बुधादित्य योग, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और लोगों के लिए इस मामले में लोग कहते हैं कि जो अयोध्या जैसी ये
हरिद्वार जैसी नगरी हो, गंगा का किनारा हो, सूर्य चंद्र ग्रहण का अवसर हो, ऐसे में महापुण्य काल ऐसा बढ़ जाता है कि इस समय तन मन धन तीनों की शुद्धि हो सकती है। तन की शुद्धि गंगा में स्नान से, मन की शुद्धि जप करने से और धन की शुद्धि दान करने से। तो ऐसे में तीनों चीजों के लिए लोग यहाँ पर तैयार हैं। यहाँ शाम से ही हवन चल रहा है, जिसमें मैं अपने कैमरामैन रविकांत तोतावर से कहूंगा कि हवन चल रहा है और बहुत सारे लोग गंगा में जैसे ही ग्रहण शुरू होगा वो गंगा की धार में डुबकी लगाकर जप तप करना शुरू करेंगे। और यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी हमें दिखाई पड़ रही हैं हर की पैड़ी पर, जो शाम से ही भजन गुंजायमान किए हुए हैं। और उनकी भक्ति की एक अपनी धारा है, एक गंगा की धारा है, एक भक्ति की धारा है और दूसरी जप और तप की धारा है। तो कुल मिलाकर हर एक धाराएं यहाँ पर एक होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि यह ऐसा दुर्लभ संजोग है जिसमें ये जिसको मायापुरी भी कहते हैं, माया देवी की नगरी है ये हरिद्वार नगरी। और इसके साथ यहाँ गंगा की धार के बीच लोग इस धारा के बीच अपनी भक्ति की धारा का सामंजस्य करते हैं, सम्मेलन करते हैं। और उसके साथ ही ये जो चंद्र ग्रहण का महापुण्य काल है, इसका कई हजार गुना, जैसे कहते हैं कि जब एक ऊर्जा कई ऊर्जा के साथ मिलती है तो कई हजार गुना उसका विस्फोटन होता है, वैसा ही यहाँ भी होता है। और लोग इसी को एक्सपीरियंस करने, इसी का अनुभव करने, इसी का लाभ उठाने यहाँ तक आते हैं। ठीक है, अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ हैं। जल्दी से सारे मेहमानों का भी आगे आपसे तारुफ कराएंगे, लेकिन जल्दी से पहले ग्राउंड में समझ लेते हैं। अभिषेक, आप जहां पर हैं वहां क्या देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, संगम नगरी है प्रयागराज और प्रयागराज में चाहे चंद्रग्रहण हो या सूर्यग्रहण, स्नान का अपना महत्व है। और इसी महत्व को पूरा करने के लिए तमाम श्रद्धालु दूर दूर से संगम के तट पर आते हैं और वो जो आवाजाही है श्रद्धालुओं की वो शुरू हो गई है। तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि पूर्णिमा का समय है और एक एक करके जो है वो लोग आपको दिखाई देंगे, दूर घाट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि जो पानी का स्तर है, जो जल का स्तर है, वो माँ गंगा और दूसरी तरफ यमुना, जो किनारे पे जहां हम खड़े हैं, यही वो संगम है जहां पर माना जाता है कि मोक्ष दायिनी है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जैसे ही ग्रहण काल शुरू होगा वो स्नान करने के लिए जाएंगे। और उसके साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो जो प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य है वो ये बता रहे हैं कि शुक्र और शनि ग्रह को छोड़ के तमाम ग्रहों पर इसका असर दिखेगा। और वो असर ऐसा है जिसके लिए कहीं ना कहीं वेदों का उच्चारण, गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र और राम का मंत्र, जो कि राम का नाम ही अपने आप में सबको हर लेने वाला है, तो उसका उच्चारण जरूरी होगा। लेकिन चंद्रमा की लालिमा आज आप देखिए, पूरा साफ तौर पर आज दिखाई दे रहा है, जगमगाता हुआ चांद है। और पूर्णिमा की, चूंकि आज शरद पूर्णिमा भी है, तो जिन लोगों ने शरद पूर्णिमा में जो लोग खीर रखते हैं, कुछ लोग मिष्ठान रखते हैं दूध से बना हुआ, वो भी कार्य जो है 1 बजे के पहले तक पूरा कर लिया जाएगा, उसे ग्रहण कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से चूंकि ग्रहण का समय 1:05 से 2:24 तक है, तो ऐसे में इस बात का रोकना होगा और इस बात को लेकर के ही लोगों में कौतूहल भी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कहीं से आए हुए हैं, कहां से आए आप? हम लोग सतना जिले, सतना मैहर से आए हैं। आज प्रयागराज में देखना भी एक था उचित कि हाँ आज देखें। आज चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में हम लोग स्नान और सूतक के उसमें हम लोग ये था कि भाई वहां से चलें, आज गंगा तट में स्नान होगा और ग्रहण का तपोभूमि है चित्रकूट, खुद तो अपने आप में तपोभूमि है। प्रयागराज संगम की क्या प्रासंगिकता है, यही आपने आना क्यों सोचा? अब हम लोग यहाँ सोचे कि गंगा के तट पे जाएंगे, वहाँ पे चंद्र ग्रहण को देखेंगे और वहाँ पे स्नान करेंगे। गंगा सबसे पावन हमारे पूरे परिवार के लिए भी इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसीलिए स्नान करना चाह रहे हैं। जी जी, तीन नदी के प्रभाव है, मतलब कि बहुत ज्यादा मानता है यहाँ पे, जैसे संगम नदी सरस्वती तो बहुत ज्यादा मानता है यहाँ पे, तो लोग इसलिए आधे ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, इसलिए। बिल्कुल, तो अर्पिता सुना आपने किस तरीके से तैयारी है, श्रद्धालु तैयार है, क्योंकि जैसे ही 11:30 बजे का जैसे ही वो तिथि और वो समय आएगा, पहला स्नान होगा जो जिस समय किया जाएगा इसको, और उसके बाद 2:24 के बाद दूसरा स्नान होगा। और कुछ लोग तो बाकायदा साधना करने के लिए संगम के बीच धारा में तप करते हैं। तो ये तस्वीर भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में दिखेगी, क्योंकि यही संगम नगरी है और यहीं पर हर चीज को लेकर के तमाम श्रद्धालु आते हैं। और आज की इस जो कि 30 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ लेने और कहीं ना
वाकई भगवान से प्रार्थना और अपने परिवार के कल्याण के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जी तो भारत समेत सभी महाद्वीपों में चंद्र ग्रहण दिखने वाला है और ये कैसे आपकी जिंदगी में असर डालेगा, कितना असर डालेगा, ये हम समझेंगे भी। हमारे साथ खास मेहमान भी देखिए इस वक्त हैं, जल्दी से आपका परिचय भी करा देते हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महासचिव है अखिल भारतीय संत समिति के, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। स्वामी यतेनंद गिरी जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा के। पंडित प्रेम शर्मा है, ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य जेपी सिंह ज्योतिषाचार्य हैं। स्वामी दिनेशाचार्य भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का भी रुख करेंगे, लेकिन चंद्रग्रहण लगने से पहले सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इन्हें चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद ही खोला जाएगा। आज वाराणसी में सूतक लगने से पहले ही गंगा आरती की गई है और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब आरती की गई। हरिद्वार में भी देखिए मंदिर के पट बंद किए गए, बद्रीनाथ में, गंगोत्री, लखनऊ। तो सूतक लगने के साथ ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। सूतक लगने से पहले गंगा आरती कर ली गई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें सुशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशांत, वहां पर भी क्या कोई खास इंतजाम किए गया है चंद्रग्रहण को दिखाने के लिए? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त नेहरू प्लानिटोरियम के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप टेलीस्कोप देखेंगे और तमाम यहाँ पर जो लोग हैं और जो इंजीनियर्स हैं वो खुद इस तैयारियों में है कि जब ये सूर्य ग्रहण, क्योंकि अब वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है, क्योंकि लगभग 1 बजे के आसपास ये पूरा चंद्र ग्रहण जो है वो होगा और उसके बाद इसकी पूरी तस्वीर क्या होगी उसको देखने के लिए यहाँ पर तमाम इंजीनियर्स जो है वो पहुंचे। कई सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो इसको देखने के लिए खास तौर पर आए। हमारे साथ ओपी गुप्ता है जो की सीनियर इंजीनियर भी है। सर, क्या कुछ तैयारियां जो है वो आपकी तरफ से की गई है? कितने लोगों की आने की उम्मीद है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है उसको लेकर के लोगों में एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है? हाँ, ये चंद्र ग्रहण ये इस साल का 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये वैसे चंद्र ग्रहण बहुत बड़े एरिया में है, पूरे यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में, और बहुत छोटा थोड़ा पार्ट इसका साउथ अमेरिका में भी दिखेगा। लेकिन हमारे यहाँ 1:05 पर इसे शुरू होगा और 1:44 पर ये खत्म होगा। ये होगा आंशिक ग्रहण जो कि परफेक्ट यहाँ से दिखाई देगा, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड, इसका जो परिमाण है वो बहुत कम है, सिर्फ 6% दिखाई पड़ेगा। एक पतली सी पूरी चंद्रमा की जो पूरा हिस्सा है उसका एक 6% दिखाई देगा। तो अभी तो समय है, जैसे ही समय आएगा तो एक्चुअल तो पता चलेगा। और ये एक प्राकृतिक घटना है, बड़ी खूबसूरत घटना है। सिर्फ चंद्रमा नहीं, ब्रह्मांड के सभी पिंड, ये कोई भी लाइट एक तरह से लुका छिपी का खेल है, हाइड एंड सीक। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, सूरज और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है। तो इस वजह से हमें चंद्रमा उस हिस्से में नहीं दिखाई पाता। यही चंद्र ग्रहण की ज्योमेट्री। ये चंद्रमा की पूरी ज्योमेट्री जो है वो बताइए अर्पिता। आप ये समझेंगे कि जब स्कूल टाइम होता तो तमाम स्कूली बच्चे जो है वो यहाँ पर आते थे इस तरीके से टेलीस्कोप के जरिए चंद्र ग्रहण को देखने के लिए, और वो तैयारियां इस वक्त नेहरू तारामंडल में भी जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, जल्दी से मैं पहले आचार्य जेपी सिंह आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे आसान अगर शब्दों में, सरल शब्दों में समझना हो कि चंद्रग्रहण क्या लेकर आ रहा है, खासतौर पर भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, शुभ संकेत है, अशुभ संकेत है, क्या दिख रहा है आपको? सर्वप्रथम आज तक के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और यहाँ पर शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, भारतवर्ष के लिए सर्वोत्तम है। कारण क्या है कि यहाँ पर अगर आप सब संयोग देखिए कि जितने अच्छे योग इस दिन बन रहे हैं। 30 वर्ष में पहली बार शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग रहा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें, मेष राशि कालपुरुष की पहली राशि है और उसमें ये ग्रहण लग रहा है और उसके साथ में गजकेसरी योग यहाँ निर्मित हो रहा है। तो भारतवर्ष के लिए निश्चित तौर पर यह लाभकारी होगा, विश्व में यहाँ ख्याति प्राप्त होगी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं युद्ध का माहौल है कई देशों में। वहाँ जब भारत की भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो वह बढ़ेगी। यहाँ मध्यस्थता का जो है उसका रूप सामने आएगा और साथ में ही आप ये देखिएगा कि खास तौर पे भारतवासियों के लिए भी अगर देखें तो एक समृद्धि कारक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम नेगेटिव पर्सपेक्ट देखते हैं तो नेगेटिव पर्सपेक्ट सिर्फ इस बात से हम ये देखते हैं कि नहीं जी ग्रहण हानिकारक होता है, तो हम मानसिक तौर पर इस चीज़ को ये पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। जब आप उसका पॉजिटिव पर्सपेक्ट देखते हैं, ये मान के चलते हैं कि नहीं इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, तो आपको अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस ग्रहण में
आप पूर्णतः लाभ ले सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं बार बार कि ग्रहण के समय जप तप करना चाहिए, ग्रहण के बाद दान करना चाहिए, ताकि उसके शुभ प्रभाव हम ले सकें। और ख़ास तौर पे अगर उन लोगों की अगर हम बात करें जो ये कहते हैं कि नहीं साहब ग्रहण किसी तरह का कोई नुकसान नहीं देने वाला, देता है जब आप उसकी मान्यताओं को नहीं लेके चलते, उस चीज़ को नहीं मानते कि ग्रहण हम पर प्रभाव डालता है। ग्रहण पूर्णतः हम पर प्रभाव डालता है जब चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा ला सकता है, मानसिक तरंगों को उद्वेलित कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, विचारों का कारक है, और विचारों में उठापटक करना चंद्रमा का सबसे पहला कारक है। यहाँ परिवारों में कलह उत्पन्न कर देता है चंद्रमा यहाँ पर जल का कारक के साथ साथ हमारे विचारों का कारक है। तो इसलिए इस ग्रहण की महत्ता बढ़ती है। और जहाँ आपने पहला प्रश्न जो मुझसे पूछा, भारतवर्ष की बात कहूँ तो यहाँ पर 3 तरफ से हम जल से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर हमें एक सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि इस समय एक छोटी सी चेतावनी भी है कि यहाँ पर सुनामी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ती हैं अगले 45 दिनों के अंदर। तो खास तौर पे इस चीज के लिए भी अलर्ट होना चाहिए। यानी यहाँ पर तो हम युद्ध की ही बात कर रहे हैं, आप सुनामी तक का यहाँ पर कह रहे हैं आसार ऐसे सुनामी जैसे बन सकते हैं। तो कुछ ही देर में आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है रात 11:30 पर, यानी अब से वो समय शुरू हो चुका है, धीरे धीरे और प्रगति करेगा। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। चांद पर ग्रहण की शुरुआत रात 3:56 पर यह खत्म भी हो जाएगा, जिसमें कि 1 घंटा और 19 मिनट तक चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में छुप जाएगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा, साथ ही चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में भी नजर आने वाला है। चंद्र ग्रहण का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, यही समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं। ये आज तक की कवरेज आप लगातार देखने वाले हैं इस चंद्र ग्रहण में। हमारे साथ खास मेहमानों की पूरी लिस्ट है, लेकिन मैं शुरुआत यहां पर एक बार फिर से स्वामी यतीनानंद गिरी के साथ करना चाहूंगी। स्वामी जी, जिस तरीके से ये चंद्र ग्रहण है, इसको कैसे आप देखते हैं दुनिया के लिए, देश के लिए, और विधि विधान इसके क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या संदेश? देखिए, एक तो चंद्र ग्रहण के इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को और पूरे विश्व को ही अपनी शुभकामना देता हूं कि यह चंद्र ग्रहण सभी के लिए शुभ हो। ग्रहण के दोनों ही असर होते हैं, शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। ये ग्रहण इस समय चूंकि वर्ष के अंत का है तो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका भारत में बहुत आंशिक असर है, लेकिन जब ग्रहण होता है तो केवल एक मान्यता नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड का एक विज्ञान है जो ग्रहण के समय काम करता है। जब पृथ्वी की छाया और चंद्रमा पर पड़ती है तो उस समय जो विकिरण होता है किरणों का, वो किरणें लाभदायक नहीं होती, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती हैं, वो हानिकारक होती हैं। और उसी के लिए हमारे ज्ञान ने, विज्ञान ने, हमारी मान्यताओं ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे पौराणिक महापुरुषों ने कहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो उस काल में नहीं करनी चाहिए। जब ग्रहण हो तो सामान्यतः व्यक्ति को अपने स्थान पर ही रहना चाहिए, बाहर कम निकलना चाहिए, निकलना ही नहीं चाहिए। और किसी भी प्रकार का जो खाद्य पदार्थ है, जो भोजन है, जल है, जब उसमें वो किरणें आती हैं तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज उसके कारण पैदा हो जाते हैं जो लाभदायक नहीं होते, कहीं ना कहीं हानिकारक होते हैं। इसलिए निषेध है कि ग्रहण काल में कुछ भी खाना नहीं चाहिए। और विशेषकर जैसे हमारी गर्भवती माताएं हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनको भी ग्रहण की उस छाया से बचना चाहिए। जितना हो सके उन्हें बचाव करना चाहिए। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है अनेक सूर्य ग्रहण, ये तो चंद्र ग्रहण है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो मैंने कई बार ये अनुभव करा है कि सूर्य ग्रहण के समय जो पक्षी अपने घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं और
जगह जगह भ्रमण करते हैं, वो सब लोग भी अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। यहाँ तक कि पशु भी कहीं ना कहीं शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि उनके अंदर प्राकृतिक ज्ञान का एक नैसर्गिक पार्ट है। तो मनुष्य को भी वो कहीं ना कहीं पालन करना चाहिए, क्योंकि ये गहरा विज्ञान है। जहाँ ज्ञान की सीमा है वहां तक विज्ञान नहीं पहुंच सकता। और ग्रहण काल में जैसे अभी आचार्य प्रेम जी बता रहे थे कि तन, मन और धन आप जितना जप करेंगे, जितना अपने को एकाग्र करेंगे, जप के माध्यम से जितना अपने अंदर जाएंगे, अपने मन को और आत्मा की तरफ ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उतना ही आपके मन की शुद्धि, आपके चित्त की शुद्धि, आपके विचारों की शुद्धि, आपके भावों की शुद्धि होगी, और उतना ही एक पॉजिटिव एनर्जी से आप भरेंगे। और तन की शुद्धि, क्योंकि ये जो परावर्तित होकर किरणें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं दूषित हैं। हमारे वस्त्रों को, हमारे शरीर को, या जो भी आवश्यक वस्तु हैं उनको ये प्रभावित करती है। इसलिए जल के द्वारा उनको शुद्ध करना, और बाद में धन की शुद्धि ये ग्रहण के बाद में लोग स्नान करते हैं। ग्रहण के समय जल में रहते हैं। जो पवित्र हमारे तीर्थ हैं, सरोवर हैं, वहां पर लोग जाते हैं और स्नान आदि करके दान पुण्य करना चाहिए। जितना भी हम श्रेष्ठ काम कर सकते हैं और भजन कर सकते हैं, चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, ग्रहण काल में उतना ही हमको अधिक से अधिक लाभ रहे। ठीक है आचार्य जेपी सिंह जी, बहुत अगर हम इसको समझें कि मान लीजिए देखिए अभी 11:30 बज चुका है, यानी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत होने से, यानी चंद्रग्रहण की जैसे शुरुआत हो रही है, क्या करना शुरू कर देना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए यहाँ सबसे पहले भी स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो मुझे बिल्कुल यहाँ पे तारसंगत लगती है, कि यहाँ अपना एक स्थान ग्रहण कर लीजिए। बहुत घूमना फिरना नहीं चाहिए, या कहीं जाना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है मुझसे, कई बार कई चैनल्स में मैं बात करता हूँ कि अगर आप सो नहीं रहे हैं तो कम से कम एक स्थान पर बैठकर एकाग्रचित हो जाइए। देखिए मन को सबसे पहली बात है, कहीं रोकना है तो उसे कहीं लगाना है। कहीं ना कहीं तो मन जाएगा, क्योंकि हम इतने बड़े साधक तो नहीं है। हर मन से एक जन साधारण की बात करें कि वो इतना तो साधक नहीं है कि वो अपने मन को साध ले या वो रोक ले। तो सबसे बेहतर तरीका है कि वह आसन लगाए और अपने स्थान पर बैठकर ध्यान करे, किसी भी इष्ट का, जिसको भी वे मानते हैं उसका ध्यान करें, मंत्र जाप। आपने सोने का जिक्र कर दिया तो ये सवाल भी मन में उठ जाता है। ध्यान तो अच्छा केंद्रित तब भी हो सकता है आप सो जाएं, किसी एक चीज में आपका ध्यान लग जाएगा, तो सोना क्यों नहीं चाहिए? और जो सोते हैं उनको क्या नुकसान? देखिए नुकसान कुछ नहीं है, बट जहां लाभ लेने की बात आती है, कारण क्या है, सोने से आप उस समय को खो रहे हैं जिसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कबूतर की न्याय कि मैं बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लूं और मैं बच जाऊंगा, तो बहुत अच्छा है। मैं तो समझता हूं कि ठीक है आप सो जाइए, पर मैं उस धर्रे को मान के चलने वाला व्यक्ति हूं कि यहाँ लाभ लेने की बात आ रही है। ये ग्रहण हमारे लिए शुभकारी हो सकता है, इसका हम लाभ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके शुभ संयोग हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि ग्रहण का काल इतना इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, जिस तरह से अभी जैसे सर ने बताया, प्रेम जी ने बताया कि बहुत अच्छी बात कही कि मंत्रों का लाभ मिल सकता है और समय में मिलता है। और सबसे पहली बात, हम एक आज लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि हम कहते हैं कि डाटा डाउनलोड करने के लिए हम क्या करते हैं कि वाईफाई एरिया में जाते हैं, सिग्नल जहाँ ज़्यादा हो। तो इस वक्त सिग्नल पॉजिटिविटी या तरंगे इतनी जल्दी ट्रैवल करती हैं, या आप जो मंत्र करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं और आपका मन जागृत हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा लाभ है इस वक्त जागने का। अगर आप जागते हैं तो यहाँ लाभ लेते हैं। कहते हैं ना, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। तो यहाँ यानी अगर यानी प्रेम जी किसी की अपनी कोई इच्छा हो और वो इच्छा प्राप्ति करना चाहें, तो ये इसको आसान ये समझा जा सकता है कि ये जो काल है आपका चंद्रग्रहण का, इसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप जल्द हासिल कर पाएंगे। ये सीधा सा मतलब है। बिल्कुल। और सो गए तो जो फिर चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जैसे उन्होंने आचार्य जी ने कहा कि भी जो हमें एक मौका मिला है, जितने साधुक होते हैं, जब ग्रहण लगता है उस समय कोई यंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, आम लोगों को सुना गया है कि ग्रहण के दौरान
जो लोग ऐसे कोई यंत्र बना करके देते हैं या पूजा पाठ खुद करते हैं, उनकी वो जिस मंत्र को भी सिद्ध करना चाहते हैं, जब उसकी पूजा करेंगे वो जनरली जितने रूटीन में करते हैं उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब वो पावरफुल होता है तो मन की शांति भी बढ़ जाती है। और आप कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से जितने काम आप कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप मन से कर लेते हैं, वचन से कर लेते हैं, या कर्मणा प्रैक्टिकली आप कर लेते हैं। अगर इन चीजों को करने के लिए सबसे बड़ा चीज जो है, मान लीजिए ग्रहण रात को लेट लगा, अब जिन्होंने जॉब में जाना है सुबह उठ के, वो क्या करेंगे बेचारे? उनको क्या करना है? वो तो कहते पूजा करते हैं, काम कर लेते हैं, हम पहले कर लेते हैं। तो मैंने वर्ड यूज किया ना, मनसा वाचा कर्मणा, कोई बात नहीं। अगर आपकी ऐसी व्यवस्था है कि आपकी जॉब का काम है, क्योंकि पहले से जो सिस्टम है ना, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। हमें उस चेंज सिस्टम के चेंज है कि लोग ये सोचना चाहते हैं, सिंपल अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है, वो ये सोचते हैं कि भाई इसका कोई नुकसान ना हो, फायदे के लिए तो क्या है, वो सोचते हैं भगवान की हम पूजा कर ही रहे हैं, जब जो मिलना है वो मिलेगा। तो लोग इसलिए केवल सोना, इसलिए अगर आपने जो ये बताया सोना, तो उनको लगेगा सो जाओ, लेकिन कोई नुकसान नहीं तो सो सकते हैं, तो शायद ये फैसला। मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, आपने दो घड़ियां पहनी, मेरी अभी नजर गई इस पे। हाँ जी, ये 2 घड़ी का क्या चक्कर है? 2 घड़ी मैंने मेरी YouTube पे एक मेरी वीडियो भी है, वीरिंग ऑफ 2 वॉचेस। इसका क्या है? हाँ, देखिए क्या होता है ना, ये घड़ी टक 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 चलती है, ये भी टक 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 चलती है। ये आपके किसी पर्टिकुलर प्लेनेट को ना एक्टिवेट कर देती है। तो मतलब कोई कितनी भी ज्यादा घड़ी पहने तो अरे इसके अंदर आपका जो एनर्जी लेवल है वो टोटली चेंज हो जाता है। इससे आपका आपकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, बातों को बताने की क्षमता, बातों को समझने की क्षमता वो बढ़ जाती है। ज्योतिष से कोई लेना देना है? ज्योतिष से कोई लेना देना? ज्योतिष का ही लेना देना। अच्छा, ये ज्योतिष का ही लेना है किसी पर्टिकुलर प्लेनेट को। तो जैसे जब रत्न पहनते हैं तो पंडित से पूछ के पहनते हैं, जब 2 घड़ी आपको पहननी है तो इसको भी पंडित से पूछ के पहनना पड़ेगा। देखिए क्या होता है जी, अगर ये पता चल जाए, मान लीजिए मरकरी आपका शत्रु ग्रह है, आपने 2 घड़ियां पहन ली हैं, तो हो सकता है नुकसान हो जाए, क्योंकि मरकरी क्या ना ये डांस करता रहता है, मतलब इसको भी रत्न के तौर पर ही देखिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मरकरी क्या ना, बिजनेस का भी कारक है ना, तो उसको अपने काम को बढ़ाने के लिए, आपकी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, बुध वाणी के स्वामी, आपकी वाणी को बेहतर बनाने के लिए, वाणी अच्छी होगी तो काम भी अच्छा होगा। हाँ, हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी भी इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। संजय हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ सुशांत भी मौजूद हैं, अभिषेक भी हमारे साथ हैं। जल्दी से मैं जरा एक बार संजय और तीनों अपने सहयोगियों का रुख कर लेती हूँ और समझ लेती हूँ कि वहां क्या वो देख रहे हैं हलचल, क्योंकि लोगों में भी बहुत उत्साह रहता है। संजय थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कुछ तस्वीरें, लोग वहां पर थे भी। संजय, आप क्या हलचल बढ़ी? क्योंकि अब तो लोगों के मन में ये भी है कि चंद्रग्रहण में घर से निकलना नहीं है। दिखाना चाहूंगा कि लोग यहाँ नहीं, ये सूर्य ग्रहण को लेकर जरूर है कि घर से ना निकलें, सूर्य को सीधे ना देखें, लेकिन चंद्र ग्रहण में चूंकि सीधा ग्रहण नहीं है, सूर्य की छाया, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की छाया वहां पड़ रही है, लिहाजा उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो जप कर रहे हैं, और इसके साथ ही आज जो जगने की बात हो रही थी, तो मुझे भी याद आया कि आज शरद पूर्णिमा है, जिसके लिए कहते हैं कि षोडश कला विराजित 26 आजित, पूर्ण चंद्र शरद रैन उजियारी अति प्यारी। तो ये कोजागरी पूर्णिमा है, जिसको इसमें कहते हैं कि लक्ष्मी भूलोक पर उतरती हैं और वो देखती हैं कि कौन जाग रहा है, को जागरती, कौन जाग रहा है, और जो जाग रहा है लक्ष्मी उसको निहाल करती हैं, लक्ष्मी उस पर कृपा करती हैं, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन सारी रात लोग जगते हैं, ग्रहण ना हो तब भी कोजागरी पूर्णिमा को लोग जागते हैं और जाकर लक्ष्मी की आराधना करते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं, और ऐसे में जो जप है, तप है, उसका जो लाभ है, उसका जो पुण्य है वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन जब ऐसा कोजागरी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का भी संयोग हो तो जाहिर है कि जो महालाभ है, महापुण्य है, वो कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ सामने हवन कर रहे हैं लोग, कुछ लोग वहां पर, हमारा कैमरा शायद वहां तक दिखा पाए कि वहां गंगा जी की धारा में भी हैं और वहां वो अपना जप कर रहे हैं। तो जिसकी जाग की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त दिखी तिन तैसी। तो जिनको जैसा जैसा समझ में आ रहा, जैसी जिनकी श्रद्धा है, कई लोग इस ठंड में भी और गंगा जी में खड़े होकर
और अपना जप तप कर रहे हैं, कुछ लोग किनारे बैठकर जाप कर रहे हैं। तो सारे लोग अपने अपने तरह से इस ग्रहण के महापुण्य काल का लाभ उठाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, अपने आगे के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें ग्रहण काल में चल रही हैं और मुझे भी जब मौका मिलेगा तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि सुंदरकांड का ही पाठ कर लिया जाए, हनुमान चालीसा ही पढ़ ली जाए, ताकि लेकिन कम से कम आज संजय आप जाग जरूर रहे हैं, तो जो सोवत है वो खोवत है, आपके साथ तो नहीं लागू होता है क्योंकि आप जाग रहे हैं, हमारी पूरी टीम जाग रही है, तो खोने वाली कोई संभावना तो नहीं दिखती है। और ये पुरानी कहावत है कि जो जल्दी जगता है उसका दिन बड़ा होता है। जल्दी जो जग जाता है उसका दिन बड़ा होता है। जो 10 बजे जगेगा उसका दिन तो 6 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सुबह 4 बजे जगेगा उसका दिन कम से कम बहुत आगे तक चलेगा। उसका दिन चूंकि शाम तो अपने समय पर होगी, लेकिन आप जल्दी जगते हैं तो आपकी जो बैटरी लाइफ है वो बढ़ जाती है।